गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जगदम्बा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी ये क्लास दूसरी क्लास है। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं आज वो पहले की क्लास जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि 2 नंबर का हमने पढ़ा दिया, अर्थात भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ा दिया गया है, जो कि एग्जाम में अब की साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम बात करेंगे आगे की, तो हम रिवाइज करा देते भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का अर्थ होता है बदलना, और भौतिक का अर्थ होता है भौतिक गुण। भौतिक गुणों का बदलना, रंग अवस्था आकृति बदल जाए, कागज का फटना, लकड़ी का टूटना, मोम का पिघलना, ये आदि उदाहरण भौतिक परिवर्तन के। फिर हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुणों का बदलना, पदार्थ में होने वाले रासायनिक गुणों का बदलना, रासायनिक संगठन का बदलना, और उसके साथ साथ भौतिक गुण भी क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे और नया उत्पाद नहीं बनेगा उसमें। और हमने एक बार रासायनिक परिवर्तन करा दिया, जैसे आपने कागज से राख बना दी, तो राख से कागज नहीं बना सकते, राख बन गई, राख नया उत्पाद है, बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण लकड़ी का जलना, कागज का जलना इत्यादि। आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण की। इस वीडियो में आज की जो क्लास है उसमें बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। किसकी बात करेंगे दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो पदार्थ में होने वाले जो अपन ने रासायनिक परिवर्तन पढ़ा है पिछली वीडियो में, उसी का ही रूप है, उसी का ही क्या है, रूप है रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो भाई, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? जो पदार्थ होते हैं उनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, आपने पहले पढ़ लिया। तो पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को, किसको? पदार्थों में जो होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं भाई। पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूं कार्बन, क्या ले रहा हूं दोस्तों? उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं, कार्बन ले रहा हूं। अब ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी। किसके साथ क्रिया करेगा दोस्तों? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो ये क्या परिवर्तन हो रहा है भाई? हो तो रहा है, ये रासायनिक परिवर्तन है। इस जो रिएक्शन है यही तो रासायनिक अभिक्रिया है, यही तो पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन है। तो पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे लिखे C से कार्बन को दर्शाते हैं, C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण कर लेते हैं। ये अपन ने पढ़ा है। तो हेडिंग डालिए रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया हो? यकीन मानता हूं आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आता तो आप कमेंट में जरूर लिखें। रासायनिक अभिक्रिया पदार्थों में होने वाले, देखो, पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को, पदार्थों में होने वाले, नोटबुक बना लो, पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को, पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नीचे लिखेंगे जैसे उदाहरण कार्बन C प्लस ऑक्सीजन O2, तीर का निशान कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक अभिक्रिया के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे अपन। ये समझ में आ गया होगा। देखो घटना इतनी आपको समझ में आना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके लिए है। ये पढ़ा रहे हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के लिए। किसके लिए पढ़ा रहे हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम पढ़ा रहे हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो रासायनिक समीकरण होती है, वो दो रूप से बनती है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन पढ़ा हमने, कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। तो जो क्रियाकारक और उत्पाद होते हैं, क्या होते हैं? क्रियाकारक और उत्पाद। जैसे हमारे C प्लस O2 पढ़ा, CO2 पढ़ लिया, यही पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो जो C प्लस O2 है, जो क्रियाकारक है, क्या है ये? क्रियाकारक। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्रियाकारक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है? आपका उत्पाद है। क्या है दोस्तों? उत्पाद है। तो C प्लस O2 क्रियाकारक, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद हो गया। तो कहने का मतलब है द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि कार्बन क्रियाकारक और उत्पाद। भाई द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, वजन की तो बात कर रहे हैं हम। कह रहे हैं कि क्रियाकारक उत्पाद, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसका जितना क्रियाकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का होगा। जैसे मान लो, उदाहरण, इसका कोई एक का और बी का, A प्लस बी ले रहा हूं, इसका 5 किलोग्राम वजन है, इसका भी 5 किलोग्राम वजन है। क्या टोटल मिलाकर 10 किलोग्राम हुआ? यही बात फिर कह रहे हैं, दोनों मिल गए भाई, दोनों क्रिया करके क्या बना दिए? ये भी बना दिए प्रोडक्ट। तो ये भी क्या कह रहा है? 5 A का 5 B का, दोनों का मिला दो 10। समझ में आया? कहने का मतलब है क्रियाकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है, अर्थात बराबर रहता है। कैसा रहता है? बराबर रहता है। यानी कि इस नियम के अनुसार, क्या पढ़ेंगे इसमें? इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित। दो उदाहरण देकर मैंने बताया। जैसे A प्लस बी है, क्या बदला? भाई ए बी का यदि 9 लिखता मैं यहाँ पे, जब तो अपरिवर्तित, क्योंकि ये घट गया, 10 से 9 हो गया, या 10 से 11 चला गया। लेकिन अब तो क्या है? दोनों का 10-10 है। तो इसी उदाहरण को मैं कैल्शियम कार्बोनेट से पढ़ाऊंगा। तो मैं दोबारा से अपने अच्छी तरह से जो अपने एग्जाम में लिखना है वो बता रहा हूं, अभी तो समझा रहा जो पढ़ा था उसको। तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। नियम कोई भी लिखते हो आप, तो सबसे पहले तो आप लिखना चाहिए इस नियम के। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम में यही कहता है, मैंने पिछली थोड़ी देर पहले तो बता दिया, अपने जो पढ़ा था उसके आधार पर। अब पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम को थ्योरी के आधार पर, जो अपनी बुक में कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जो क्रियाकारक, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, वो क्रियाकारक और उत्पाद से बनती है। तो क्रियाकारक का जितना द्रव्यमान होना चाहिए उतना ही किसका होना चाहिए? उत्पाद का होना चाहिए। तो इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक उत्पाद का कुल द्रव्यमान कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है। अब इसमें क्रियाकारक और उत्पाद है। क्रियाकारक क्या कहता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कार्य करने वाले पदार्थ जो होते हैं वो क्रियाकारक कहलाते हैं, और क्रिया करके जो बनने वाले जो पदार्थ होते हैं, क्रिया करने के बाद में जो उत्पाद होता है वो क्या होता है? उत्पाद कहलाता है। तो एक उदाहरण लिया अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 इसका सूत्र होता है, तीर का निशान लगाया, CO प्लस CO2, ठीक है। तो जितना CaCO3 का वजन होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, उतना ही इनका दोनों का क्या होना चाहिए? टोटल होना चाहिए। जब ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होगा? लागू होगा। तो CaCO3 40 प्लस 12 प्लस 16 गुणा 3, इसका 40 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 16 गुणा 2। तो देखो 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 16 कितने होते हैं? 68।
सॉरी 40 प्लस 12 52, 52 और 48, 16 गुणा 3 है ये 48 100 ग्राम, इसका ही 100 आना चाहिए। 40 प्लस 16 56, 56 और 12 68, 68 और 32, 16 गुणा 2 3200 ग्राम। क्या दोनों का वजन बराबर आया? यही तो नियम कहता है क्रिया कारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान कैसा आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेगा हम रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। देखो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया अपन पढ़ लिया। तो जैसे जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको ही प्रतीकों और संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाती है। जो आपके रासायनिक समीकरण है, यानी कि जो आपने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों व संकेतों के रूप में ही प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे मैं लिख देता हूं रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों व संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण का उदाहरण जैसे मैं नाइट्रोजन N2, ये प्रतीक है नाइट्रोजन का, N2 प्लस है, N2 ले लेता हूं, ये भी क्या है? एक गैस है। क्या है भाई? गैस है। प्लस इसकी मैं क्रिया करा देता हूं 3H2 से, Fe प्रेरक का कार्य करेगा 2NH3। नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी क्या है? ये गैस है। तो देखो जी 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 इनकी अवस्था को दर्शा दिया ब्रैकेट में। तो देखो ये प्रतीक ही तो है कि नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है। तो यही कह रही है एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में, लेकिन इनको प्रतीक और संकेतों के रूप में। मैंने कार्बन और ऑक्सीजन में लिखा नहीं था, और 2 ऑक्सीजन है, कुछ नहीं लिखा था, तो इसलिए वो अभिक्रिया हो गई। लेकिन इसमें प्रतीक के रूप में दर्शाओगे तो ये रासायनिक समीकरण हो गई। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों व संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण अपन लिया N2 ब्रैकेट G, जी क्यों लिखा? क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस है, प्लस H2 अपन इसलिए लिखा क्योंकि ये G फिर क्यों लिखा? क्योंकि गैस है। Fe अपन उत्प्रेरक के लिए लिया, तीर का निशान 2NH3, ये क्रियाकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। तो अब पढ़ेंगे अपन रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। देखो रासायनिक समीकरण कैसे लिखी जाती है, कैसे नहीं लिखी जाती है, कौन कौन से रूल अपनाए जाते हैं, वो सारे रूल को बनाकर अपन एक रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। अभी आप 2 मिनट में आप भी लिखोगे रासायनिक समीकरण को। देखो भाई, बाई ओर क्रियाकारक को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? बाई ओर क्रियाकारक को लिखा जाता है। जिधर आपकी जेब हो, जिधर क्या हो? आपकी जेब हो, उसी तरफ आप क्रियाकारक को लिख दो। दिशा का भी नहीं पता हो तो बाई ओर क्रियाकारक को लिखा जाता है। अब क्रियाकारक भी 1 2 3 भी हो सकते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा है N2G प्लस 3H2, क्या 2 क्रियाकारक हो? अब ये जब 2 क्रियाकारक हो जाते हैं तो उनके मध्य धनात्मक चिन्ह लगा दो। आप कौन सा चिन्ह लगा दो दोस्तों? धनात्मक चिन्ह लगा दो। तो यही रूल कह रहा है कि बाई ओर क्रियाकारक को लिखा जाता है। यदि क्रियाकारक 2 या 2 से अधिक हो तो उनके मध्य कौन सा निशान लगा दो? धनात्मक चिन्ह लगा दो। कैसा चिन्ह लगा दो? धनात्मक चिन्ह लगा दो। बात आती है उत्पाद की। किसकी बात आती है भाई? उत्पाद की। भाई इसको आप बाई ओर लिख रहे हैं तो उसको किधर लिखोगे? दाई ओर लिखोगे, जिधर जेब नहीं हो। अर्थात दाई ओर किसको लिखोगे? उत्पाद को लिखोगे। किसको लिखोगे दोस्तों? उत्पाद को लिखा जाता है। अब उत्पाद भी 1 या 2 या 2 से अधिक हो तो उनको भी किससे लिखोगे? धनात्मक चिन्ह के द्वारा लिखोगे। उनके मध्य धनात्मक चिन्ह लगा देना। अब क्रियाकारक एक तरफ हो गया, उत्पाद एक तरफ हो गया, बीच में कोई गैप है, तो क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य किसका निशान लगाओगे?
तीर का निशान लगाया जाता है। किसका निशान लगाया जाता है दोस्तों? तीर का निशान लगाया जाता है। अब ये तीर जो का निशान है वो अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये जो तीर की निशानी किसको प्रदर्शित करेगी? अभिक्रिया को की दिशा को दर्शाती है। अब हमें क्या पता कि ये गैस अवस्था की रिएक्शन है या अवक्षेप अवस्था की। तो जो ये प्रतीक, ये वाली जो है तीर का निशान, ये जो है वो दर्शाती गैस अवस्था को। और जब प्रतीक उल्टा हो जाए आपकी, जो ये जब किसको दर्शाएगी? अवक्षेप अवस्था को दर्शाती है। उत्प्रेरक को कहाँ लगाया जाता है? जैसे अपन अभी पढ़ा है 2G + 3H2, तीर के निशान के ऊपर F लिखा था, तो ये जो फेरस है ये वहां पे किसका कार्य कर रहा था? उत्प्रेरक का। तो उत्प्रेरक को हमेशा तीर के निशान पर अंकित किया जाता है। यदि अभिक्रिया में, अब तापमान पर भी अभिक्रिया होती है, यहाँ पर अपन तापमान, न्यूनतम तापमान के लिए त्रिभुज का निशान लगाया जाता है। तो जहां पे तापमान है, तो कोई भी रिएक्शन में अभिक्रिया के तापमान की आवश्यकता होती है, तो उसको तापमान की आवश्यकता होती है, तो उसे तीर के निशान के ऊपर अंकित किया जाता है। अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था प्रदर्शित करने के लिए कि ये गैस है, ये लिक्विड है, जैसे H2O है, जल का आणविक सूत्र है, लिक्विड है, तो उनके लिए अपन ने देखो लिए विलियम AQ लगा दो एक बार। ठोस के लिए सॉलिड S लिख दो वहां पे, द्रव के लिए लिक्विड, और गैस के लिए G से लगा दिया जाता है। तो ये अपना एक रूल है रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए। हम आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, और थोड़ा सा और आपको बता देता हूं मैं पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। एक नंबर का सवाल दे देता है एग्जामिनर कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को कौन सी विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है? तो वो समीकरण को जो संतुलित करते हैं वो है हीट एंड ट्रायल, ब्रैकेट में बोले तो अनुमान विधि। ब्रैकेट में बोले तो कौन सी विधि है दोस्तों? अनुमान विधि से संतुलित करते हैं। अब हीट एंड ट्रायल अनुमान विधि से क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यदि ऊष्मा का क्या होता है दोस्तों? उत्सर्जन, तो वह अभिक्रिया, तो वह धनात्मक ऊष्मा। यदि अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो धनात्मक ऊष्मा, और यदि अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है भाई? अवशोषण होता है, तो ऋणात्मक ऊष्मा। कैसा ऊष्मा? ऋणात्मक ऊष्मा। इसको भी आप याद करना। और देखो एक उदाहरण आपकी रिएक्शन बता रहा हूं, Fe सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, Fe3O4 प्लस H2G। देखो इधर Fe फेरस सॉलिड है, H2O लिक्विड। ये सॉलिड क्यों लिखा रखा है? ठोस अवस्था है। H2O जल है, लिक्विड है। Fe3O4 प्लस H2 किस लिए? G, क्योंकि ये गैस अवस्था को दर्शा रही है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें ये जो दोनों है ये क्रियाकारक है। क्या है भाई? क्रियाकारक। मैंने यही बताया था, दाय हो तो जिधर देव हो, और ये मैंने किस करब? दाई के उत्पाद है। तो ये आपका लिखने का नियम है। दोनों के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है। यदि ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब पढ़ेंगे हम क्रियाकारक और उत्पाद। क्रियाकारक का दूसरा नाम अभिकारक होता है। इसको अब आप पढ़ेंगे, बीच में बता तो दिया था, लेकिन यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे, तो मैं आपको अब दोनों को बता रहा हूँ, क्रियाकारक या अभिकारक। क्रियाकारक या अभिकारक। तो देखो रात को भी मैंने अभी बताई है, FeS वाले, H2O लिक्विड वाले, ये दोनों क्या थे? क्रियाकारक था। ये दोनों क्रिया करने वाले पदार्थ थे, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वही तो क्रियाकारक कहलाते हैं। तो मैं लिख दूं, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ क्रियाकारक या उत्पाद कहलाते हैं। क्रियाकारक या अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्रियाकारक या अभिकारक कहलाते हैं। अब उत्पाद की बारी लेंगे। अब जो क्रिया करके बनने वाले जो पदार्थ होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वही तो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ, बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। ये आपका एग्जाम में लिख के आना, ये भी एग्जाम में आते हैं। दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं। एक दो रिएक्शन आज समझा देता हूं, एक दो रिएक्शन कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो, आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमने टॉपिक की कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं में। एक तो आती है योगात्मक अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, सहयुग्मन अभिक्रिया। दूसरी इसका ही विपरीत रूप आती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और रिएक्शनों को धीरे धीरे अपने पढ़ते हुए चलेंगे डेली। तो आज योगशील या सहयुग्मन अभिक्रिया की बात करेंगे। आप नाम से परिचित होना, रटना मत किसी चीज को। योगशील, योग यानी होता है जोड़। क्या होता है दोस्तों? जोड़ आता है। सहयुग्मन का अर्थ भी जोड़ होता है, सहयुग्मन दोनों जुड़ जाते हैं। और योगात्मक अभिक्रिया भी इसी का ही रूप। तो कहने का मतलब ये है, ये रिएक्शन कहती है कि ए लो, बी भी दोस्ती करेगा इसके साथ, यानी ए और बी दोनों जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे? ए भी मिल जाएंगे, यानी योग हो जाएगा। इन दोनों का योग होने के बाद में ए भी बढ़ेगा। तो यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो कोई तत्व या यौगिक जुड़कर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि ये दो पदार्थ थे, ए प्लस बी दो थे ना। अब ये क्या हुआ? यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तत्व हो चाहे कोई यौगिक हो, अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करें। क्या ये ए बी दोनों जुड़ गए ना? यही तो योगात्मक अभिक्रिया है। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगशील या सहयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तत्व यौगिक यानी कि योग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगशील या सहयुग्मन अभिक्रिया कहलाते हैं। याद करने के लिए, ध्यान में याद रखने के लिए अपने साधारण उदाहरण ए प्लस बी, ए बी मिल गया तो अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं। कार्बन, जो अपन पढ़ रही पहली, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों जुड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। क्या दोनों जुड़ के एकल उत्पाद बन गए ना? कार्बन डाइऑक्साइड। CaO प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बन गया। NH3 प्लस HCl दोनों जुड़ गए, H4 NH4Cl हो गया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2Mg प्लस O2 2Mg प्लस O2 2MgO दोनों जुड़ के बना दिए। तो यही तो कहती है योगशील या सहयुग्मन अभिक्रिया। अपन उदाहरण देख लीजिए। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगशील या सहयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण अपन ने साधारण लिए, पहली ए प्लस बी दोनों को जोड़ा, ए भी बन गया। फिर अपन कार्बन प्लस ऑक्सीजन का CO2, यही उदाहरण याद कर लेना थी। और वियोजन अभिक्रिया में इससे विपरीत लिखना है आपको। CO2 को इधर ले आना है, C प्लस O2 को परली तरफ ले जाना है। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर वाली रिएक्शन का। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यानी कि
कोई भी एकल उत्पाद है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके कुछ भी करके उसको अपन ने तोड़ना है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपघटित टूटना होकर दो या दो से, यानी कि मैं लिख रहा हूं पर इसको रफ कर देता हूं मैं। आप पढ़ेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यानी कि वियोजन या अपघटन का मतलब होता है टूटना, वियोजन घटना। आपने पढ़ा योगात्मक का दूसरा रूप, यानी कि एक भी है आपके पास में, इसको अपन ने तोड़ना है, तो ये क्या बनेगा A प्लस बी, यानी जो ए बी है ये एकल उत्पाद है, अब इसमें ये और भी दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी अपनी दोनों की क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, और दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ अपघटित होकर, अपघटन का अर्थ होता है अपघटित का मतलब होता है टूटना होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या करे, निर्माण करता है, उसे ही तो हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर दे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण लिया अपने, एक भी दोनों क्या है, साथ रह रहे, लेकिन इनकी दोनों की लड़ाई हो जाती है, प्लस बी दो प्रोडक्ट बना देते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो अपन एक उदाहरण लेते हैं CaCO3 का, किसका लेते हैं, CaCO3 का, इसमें गर्म किया तो CaO प्लस CO2 बना दिया। फिर अपन लेते हैं जल का 2H2O, इसमें अपन ने विद्युत धारा, जल में क्या की विद्युत धारा, तो ये किसमें हो गया 2H2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन में क्या हो गया, टूट गया, अर्थात दोनों में अलग अलग हो गए। तो यही तो कहती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रियाओं के प्रकार, तो इनके बारे में कल पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। अपघटन अभिक्रिया के प्रकार, जो आपकी अपघटन अभिक्रिया होती है या कोई भी पदार्थ को आप किस प्रकार तोड़ सकते हो, उष्मा के द्वारा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उष्मा प्रवाहित कर दो, कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, प्रकाश के द्वारा भी आप अपघटित कर सकते हो। तो एक पर उष्मा के आधार पर करते हो तो उसको बोल दिया उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोल दी भाई, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया बोल दी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा प्रवाहित करके अपघटन क्रिया कराई जाती, कल पढ़ेंगे। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। 3 नंबर विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो ये जो आपकी अपघटन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की बांट दी इन्होंने, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और डेली आपकी इसी चैनल पर क्लास लगती है, आप डेली उस क्लास को लीजिए। थैंक यू।